नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विशाल। वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज की शाम आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की शाम हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लॉ ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में। दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स ने लॉ ऑप्शन को ऑप्शन के तौर पर ऑप्ट किया था और जिन भी स्टूडेंट्स ने आज लॉ ऑप्शन पेपर्स दिए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, आई थिंक दे विल बी रियली हैप्पी। आई थिंक दे विल बी रियली हैप्पी बिकॉज दोस्तों, आज के क्वेश्चन, आज के पेपर 1 और पेपर 2 को अगर हम डीप से एनालिसिस करें तो दोस्तों द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर वाज मॉडरेट एंड आई वुड से इट वाज रेदर इजी। अगर हम डिफिकल्टी लेवल को जज करने का प्रयास करें तो आज के पेपर बहुत इजी है। स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंट स्टडी आई लॉ प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम के अंदर जो मैंने स्टूडेंट्स को पीडीएफ एंड क्लास नोट्स दिए थे, आई एम रेडी टू बेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम द पीडीएफ एंड द क्लास नोट्स। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो पीडीएफ पढ़कर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया होगा, दे वुड हैव बीन एबल टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इस बार यूपीएससी ने लॉ ऑप्शन वालों के साथ न्याय किया है। लॉ ऑप्शन वालों के साथ न्याय किया है। द क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन दे वर रियली रियली इजी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस ज्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस वॉल्यूमिनस है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक यूपीएससी हैज गिवन यू अ चांस इन दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए हैं। जिन स्टूडेंट ने बेसिक बुक से लॉ ऑप्शनल पेपर 1 की तैयारी की होगी, आई थिंक दे वुड हैव बीन एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। यहां तक कि इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस भी टिपिकली स्टैटिक टॉपिक से ही आए हैं। आज की वीडियो के अंदर आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ फर्स्ट इंप्रेशन। और कल 1 सितंबर शाम 6 बजे वी विल डिस्कस पेपर 1 इन डिटेल, और उसके साथ साथ 2 सितंबर शाम को 6 बजे वी विल डिस्कस पेपर 2 इन डिटेल। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ फर्स्ट इंप्रेशन। आज के अंदर हम आपको फर्स्ट इंप्रेशन देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ स्टूडेंट्स मस्ट बी वेरी हैप्पी, दे मस्ट बी वेरी हैप्पी बिकॉज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम वाज क्वाइट मॉडरेट। पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफी मॉडरेट था एंड आई एम हैप्पी दैट यूपीएससी हैज डन जस्टिस विद द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ ऑप्शनल। दोस्तों, आज आपके सामने मैं पेपर 1 के अभी कुछ मिनट्स के अंदर, कुछ चंद ही मिनट्स के अंदर पेपर 1 के क्वेश्चंस को आई विल डिपिक्ट द क्वेश्चंस ऑफ पेपर नंबर 1 और हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बुक्स और इंटरनेशनल लॉ की बुक्स को पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकता होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इंप्रेशन ऑफ पेपर 1 लॉ ऑप्शनल। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए पहला क्वेश्चन, द कंपल्सरी क्वेश्चन। पेपर 1 के अंदर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंपल्सरी। तो पहले पेपर के अंदर, पेपर 1 के अंदर वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर विल सी क्वेश्चंस आर डायरेक्ट, स्पष्ट सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला प्रश्न, where does the constitution of India vest executive power with respect to subject matters in the concurrent list over which both the union and states have legislative powers? Very easy question। अपनी क्लास के अंदर इस पर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है एज सिंपल कि द टॉपिक्स इन कंकरेंट लिस्ट, जो भी सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट के अंदर हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जनरल एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी गवर्नमेंट के पास होती है, सेंट्रल या स्टेट। अब ये क्वेश्चन दिस इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। हम सभी जानते हैं कि 7 शेड्यूल पेपर 1 या लिस्ट 1 के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी के ऊपर लॉ बनाने का और उन सभी लॉज के संबंध में एग्जीक्यूटिव पावर एक्सेस करने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। 7 शेड्यूल लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर, उन सभी पर लॉ बनाने का प्लस उन लॉज पर एग्जीक्यूटिव पावर एक्सेस करने का पावर या अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होती है। लेकिन दोस्तों प्रश्न आता है कंकरेंट लिस्ट के ऊपर, बिकॉज कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव एजुकेशन, कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। लॉज रिलेटेड टू मैरिज कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। नाउ इन टॉपिक्स के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार दोनों को ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। अब प्रश्न यह आता है कि इन टॉपिक्स के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर का अधिकार कौन सी गवर्नमेंट के पास है। तो दोस्तों
आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली स्टेट्स, आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली स्टेट्स कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए सब्जेक्ट मैटर्स, कंकरेंट लिस्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए सब्जेक्ट मैटर पर एग्जीक्यूटिव पावर एक्सेस करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है जनरली। अगर यूनियन गवर्नमेंट ने कंकरेंट लिस्ट के ऊपर कोई लॉ भी बनाया हुआ तब भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर करने का, एक्सरसाइज करने का पावर या अधिकार केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास ही। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट स्पेसिफिकली लॉ के अंदर लिख देता है कि इस केस के अंदर या इस लॉ के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, ओनली इन दैट केसेस द पावर विल वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अदरवाइज कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सेस करने का अधिकार केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है। सीधा क्वेश्चन था, अगर आप आर्टिकल 73 को अच्छे से समझते और पढ़ते, यू वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेकंड, it is often said that the decision of Supreme Court in L. Chandra Kumar versus Union of India has defeated the very reason deter of establishing administrative tribunals in India. दोस्तों, this is the question which is related to administrative tribunals. हम सभी जानते हैं administrative tribunal हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अपनी क्लास के अंदर मैंने इसको डिटेल में पढ़ा है, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की कॉन्स्टिट्यूशन या उनके कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को ही एनालाइज किया गया था। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कहीं ना कहीं हाई कोर्ट्स का बर्डन कम करते हैं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की एग्जिस्टेंस हाई कोर्ट्स और लॉ की फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स द्वारा दिए गए जजमेंट्स स्पेशली जब उन्होंने किसी लॉ की वैलिडिटी को टेस्ट किया हो, जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ने किसी लॉ की वैलिडिटी को टेस्ट किया हो, उस जजमेंट के ऊपर रिव्यू करने का अधिकार हाई कोर्ट्स के पास होगा। तो दोस्तों, अब इसी को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी इज ट्राइंग टू आस्क कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूशनली इंस्टीट्यूट किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, और एल चंद्र कुमार जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के ऊपर एक प्रकार की लिमिटेशन या बाउंडेशन लगा दी। सुप्रीम कोर्ट सेड कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स द्वारा दी गई जजमेंट दे विल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द हाई कोर्ट्स, दे विल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द हाई कोर्ट्स। अब प्रश्न सीधा आता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के द्वारा दी गई जजमेंट्स अगर हाई कोर्ट्स के द्वारा ही रिव्यू होंगी, तो जो ऑब्जेक्टिव था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करने का कि हाई कोर्ट्स की लोड या हाई कोर्ट्स के बर्डन को कम किया जा सके, सो दैट वाज बेसिकली टेकन अवे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करने का उद्देश्य यही था कि हाई कोर्ट्स के बर्डन को, हाई कोर्ट्स के लोड को कम किया जा सके और सर्विस मैटर से जुड़े हुए जजमेंट्स या केसेस को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास लेके जाया जा सके। लेकिन एल चंद्र कुमार जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वहीं से गलती की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टेट कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स द्वारा दी गई जजमेंट को रिव्यू किया जा सकता है हाई कोर्ट्स के द्वारा। तो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट दैट यूपीएससी वाज ट्राइंग टू आस्क इन दिस क्वेश्चन। यूपीएससी वाज ट्राइंग टू आस्क कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को जब बना दिया गया था, एस्टैब्लिश कर दिया गया था, सो व्हाट वाज द नीड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट वाज द नीड फॉर द सुप्रीम कोर्ट इन एल चंद्र कुमार जजमेंट टू अगेन स्टेट कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स द्वारा दी गई जजमेंट दे विल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द हाई कोर्ट्स। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की एस्टैब्लिशमेंट के पीछे रीजन था वो कहीं ना कहीं इनफ्लक्चुअस हो गया, क्योंकि अगेन हाई कोर्ट्स का बर्डन वैसा का वैसा ही रहा। सीधा क्वेश्चन था, अगर किसी ने एल चंद्र कुमार जजमेंट को डीपली पढ़ा होगा, ही वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। थर्ड, critically examine with the help of decided cases the power of the president to consult the supreme court। देखिए, सबसे इजी प्रश्न हम सभी जानते हैं, प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति के पास पावर होती है टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ दैट हैज अरीजन और दैट मे अराइज। भैया सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 143 के अंदर एडवाइजरी जुरिडिक्शन होती है। राष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी इशू को, किसी भी पॉइंट ऑफ लॉ को भेज सकते हैं, रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन के लिए। अब अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा के रिकमेंडेशन पे भारत की प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने एक क्वेश्चन रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 143। उसके अंदर द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट टू डेलिनेट द पावर्स ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 एंड द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201। तो इस केस के अंदर आप देखिए कि अगेन आई थिंक यही कॉन्टेक्स्ट था,
इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि करंट अफेयर से हमेशा अपडेटेड रही है। आई थिंक ये कॉन्टेक्स्ट था जिसके बैकड्रॉप में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी ने साफ साफ पूछा है कि राष्ट्रपति जी जब सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर करते हैं फॉर इट्स ओपिनियन, सो व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट साहब के पास आर्टिकल 143 के अंदर ये अथॉरिटी होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी मैटर रेफर कर सकते हैं टू गेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन दैट मैटर। अभी जरूरी इसलिए होता है ताकि अगर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई पॉइंट ऑफ लॉ या कोई इशू ऑफ लॉ अराइज होने वाला है, तो बेटर है कि वो इशू अराइज हो, उसके बाद वो मैटर सुप्रीम कोर्ट जाए। उससे बढ़िया है कि आप सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट लीगल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, तो आप पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले लीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई ओपिनियन गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे केस, फॉर एग्जांपल बेरूबारी यूनियन केस, आप इस बेरूबारी यूनियन केस को इस आंसर के अंदर मेंशन कर सकते थे, और मेरे नोट्स के अंदर आई हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन सर्टेन केसेस, फॉर एग्जांपल बेरूबारी यूनियन केस, फॉर एग्जांपल राम जन्मभूमि केस। यह सभी केसेस या इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ को प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया था आर्टिकल 143 के अंदर। और बेरूबारी यूनियन केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को यूज करते हुए उस लॉ के अंदर मॉडिफिकेशन की। तो दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने आर्टिकल 143 पढ़ा हुआ है और उसके साथ साथ कई केसेस पढ़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल राम जन्मभूमि केस, बेरूबारी यूनियन केस, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। सी, आर्टिकल 21 confers on a person the right to live a dignified life. Does it also include right not to live? देखिए अब यहां पर यूपीएससी ने अगेन एक फुल टॉस फेंका आपकी तरफ। दिस इज नथिंग बट अ फुल टॉस। इन दिस केस सुप्रीम द यूपीएससी इज आस्किंग कि भैया वेदर अ पर्सन हैज अ राइट टू डाई और नॉट। आर्टिकल 21 के अंदर हर व्यक्ति के पास अधिकार है दैट ही हैज अ राइट टू लाइफ, ही हैज अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन क्या इसका नेगेटिव कॉनोटेशन भी पॉसिबल है? दैट मींस क्या हर व्यक्ति के पास यह अधिकार है दैट ही कैन चूज व्हेन टू डाई, ही कैन चूज व्हेन टू डाई। अब इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से। पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, देन वी हैव द ज्ञान कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, देन वी हैव द अरुणा शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और देन वी हैव द कॉमन कॉज जजमेंट। इन सभी जजमेंट्स को आप सम अप करते और अंत में आप बताते कि भारत के अंदर स्पेसिफिकली वी हैव द राइट टू डाई और नॉट। देखिए रतिनाम केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि पर्सन कैन हैव द राइट टू डाई, अ पर्सन कैन नॉट बी फोर्स्ड टू लिव। लेकिन ज्ञान कौर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसी राइट को नलिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सेड कि अ पर्सन हैज अ राइट टू लाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्सो हैज अ राइट टू डाई। राइट टू लाइफ मींस राइट टू लिव टिल द नेचुरल स्पैन, जब तक आपका जीवन है तब तक जियो। अगर जीवन को अंत करना ही राइट टू लाइफ की परिभाषा है तो दिस इज नॉट अ वैलिड परिभाषा। उसके बाद अरुणा शॉनबर्ग केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाइड द वैलिडिटी ऑफ पैसिव यूथनेशिया। उसके बाद कॉमन कॉज जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाइड द वैलिडिटी ऑफ एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव्स। तो हम इन चारों केसेस को अपने आंसर के अंदर मेंशन करते हैं और इनमें बताते कि भारत के अंदर अ पर्सन हैज द राइट टू इशू एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स। फ्यूचर के अंदर अगर उसको लगता है कि उसकी मेडिकल कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी दैट ही विल नॉट बी एबल टू गिव एनी ओपिनियन ऑन दैट टाइम, तो वो पहले ही एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव इशू कर सकता है विटनेसेस की हाजिरी में। और समय आने पर अगर वो ऐसी मेडिकल कंडीशन में पहुंच गया जहां पर वो एक्सरसाइज या चूज नहीं कर सकता कि वेदर ही शैल बी अलाउड टू लिव और डाई, तो इस केस के अंदर एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के थ्रू ही द डिसीजन विल बी टेकन बाय द डॉक्टर्स एंड हिज फैमिली। तो दोस्तों अगर किसी ने आर्टिकल 21 और ये चारों जजमेंट पढ़ी हैं, अगेन पी रतिनाम जजमेंट, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जजमेंट, देन वी हैव अरुणा शॉनबर्ग जजमेंट एंड कॉमन कॉज, तो वो इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लेता। नेक्स्ट द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मैंने आपको कल भी बताया था, व्हेन आई वाज गिविंग यू द लास्ट मिनट स्ट्रेटजी, मैंने आपको कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे पढ़कर जाना। 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, एंड दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। These are low hanging fruits। आपके 4 क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन में अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एटलीस्ट क्वेश्चन वर्थ 50 मार्क्स। तो दोस्तों एक क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर से आया। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इट्स क्लासिकल स्ट्रक्चर फॉर्म इज नॉट फॉलोड इन एनी कंट्री, क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट विद रीजंस। सीधा इन्होंने सीधा पूछा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो किसी भी कंट्री में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो सकती। इंडिया के अंदर भी वी हैव सीन दिस, वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सुप्रीम कोर्ट ने भी मल्टीपल केसेस के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को वैलिडेट किया है, लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि इसको किसी भी कंट्री के अंदर
स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा सकता, बिकॉज मॉडर्न टाइम्स के अंदर इंट्रिकेसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर सो कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर सो कॉम्प्लेक्स कि आप स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो वी हैव एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, लेकिन कभी कभी एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग का काम भी करती है ऑर्डिनेंस के थ्रू, कभी कभी लेजिस्लेचर जुडिशरी का काम भी करता है व्हेन द लेजिस्लेचर इज एक्सरसाइजिंग इट्स प्रिविलेजेस। उसके साथ साथ कभी कभी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम भी करती है व्हेन द प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइजिंग पार्डनिंग पावर, और कभी कभी जुडिशरी लॉ मेकिंग का काम भी करती है व्हेन जुडिशरी गिव डायरेक्टिव्स और व्हेन जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉ। तो दोस्तों आप देखिए कि वैसे तो भारत के संविधान के अंदर अलग और तीनों ऑर्गन्स को इनके अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं, लेकिन these organs cannot be said to be situated in a watertight compartment। इसका मतलब सीधी सी बात है कि भैया एक्सेप्शनल केसेस के अंदर तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल दैट वाज एक्सपेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट आर द पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट in India? Do they have the power to expel any of their members for breach of privilege? If so, are such expulsion subject to judicial review? Very easy, बहुत easy। हमारा एक टॉपिक है पावर, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स। अब भैया सीधे तौर पर यहां पर पूछा गया है कि पार्लियामेंट के हाउसेस के पास कौन कौन सी प्रिविलेजेस होती हैं। आप सभी ने पढ़ा ही होगा, अगर आर्टिकल 118 पढ़ा होगा, हर एक पार्लियामेंट के हाउस के पास पावर होती है दैट दे कैन एस्टैब्लिश और दे कैन फाइनलाइज देयर रूल ऑफ प्रोसीजर। इसके साथ साथ हर पार्लियामेंट के हर हाउस के पास ये पावर होती है दैट इट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द मेंबर्स। वो अपने ही मेंबर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं, एडमॉनिश भी कर सकते हैं और एक्सट्रीम केसेस में एक्सपेल भी कर सकते हैं। आपने महुआ मित्रा का केस सुना होगा, महुआ मित्रा को लास्ट लोकसभा के अंदर से एक्सपेल कर दिया गया था। इसके साथ साथ वी हैव आल्सो सीन कि पार्लियामेंट के पास पावर, पार्लियामेंट के हाउसेस के पास पावर होती है, दे कैन पनिश अ पर्सन फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अगर किसी व्यक्ति ने पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस को ब्रीच किया, फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति ने पार्लियामेंट के हाउसेस या स्टेट लेजिस्लेचर के हाउसेस के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, तो इन दैट केस देखा गया है कि द हाउसेस हैव द पावर टू एडमॉनिश द पर्सन, उसको डांट भी लगा सकता है, उसको सम्मन भी कर सकता है, और एक्सट्रीम केसेस में द हाउस कैन ऑल्सो इंप्रिजन द पर्सन। तो ये सारी पावर्स और इम्यूनिटीज इस आंसर के अंदर मेंशन की जानी थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हाउसेस के पास पावर होती है कि वो डिसिप्लिन स्टैब्लिश कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं जनरली कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते किसी भी हाउस की वर्किंग के अंदर, जनरली कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं किसी भी हाउस की वर्किंग के अंदर। इसीलिए एक हाउस के पास को ये पावर दी जाती है कि वो अपनी इंटरनल वर्किंग को खुद ही रेगुलेट करे। अब लोकसभा और राज्यसभा अपनी इंटरनल वर्किंग को खुद ही रेगुलेट करते हैं बाय मेकिंग डिफरेंट रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो इसके साथ साथ हाउसेस के पास ये पावर भी होती है कि इफ अ मेंबर मिसबिहेव्स, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा, अगर उस प्रकार से बिहेव कर रहा है दैट इट इज हर्टिंग द सैंक्टिटी ऑफ द हाउसेस, तो इन दैट केस द चेयरमैन हैज द पावर और स्पीकर हैज द पावर टू एक्सपेल द मेंबर। एक्सपेल का मतलब द पर्सन विल नाउ नॉट रिमेन द मेंबर ऑफ द हाउस, लेकिन ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैन दिस एक्सपेल्शन बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? यस। कैन दिस एक्सपेल्शन बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? यस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यस, this expulsion can be challenged in a court of law if this expulsion is on the ground of malafide, bad intentions, or any other reason that does not allow expulsion। तो दोस्तों इस केस के अंदर आपको केवल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को साइड करते हुए हाउसेस के पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज को लिखना था। इसके साथ साथ आपको यह बताना था कि अगर हाउस किसी मेंबर को एक्सपेल कर देता है तो कैन दिस डिसीजन बी जुडिशियली रिव्यूड बाय द कोर्ट? आंसर इज यस, सुप्रीम कोर्ट कैन जुडिशियली रिव्यू द डिसीजन। सेकंड, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन द governance of the country and it shall be the duty of the state to apply this principle in making laws. Illustrate the legislations which have been enacted for the implementation of DPSP. Very easy दोस्तों, यहां पर साफ साफ पूछा गया है कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो इन्फोर्सेबल तो नहीं है, आर्टिकल 37 स्पेसिफिकली सेज, लेकिन वो किसी देश की गवर्नेंस के अंदर बहुत अहम भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स करे थ्रू मेकिंग अ लॉ। अब आप देखोगे कि भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे लॉज है जिनके अंदर द स्टेट हैज ट्राइड टू इन्फोर्स डीपीएसपी। एक एग्जांपल देता हूं, आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड को कौन से लॉ के थ्रू इन्फोर्स किया गया?
यहां पर वो लॉस पूछे गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैन समबडी राइट इन द चैट बॉक्स कि आर्टिकल 39A कहता है कि भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के पास कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड का अधिकार होना चाहिए। अब फ्री लीगल एड को कौन से लॉ के थ्रू इनेक्ट किया गया? कैन समबडी राइट इन द चैट बॉक्स? द आंसर इज लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, और वो आपके सिलेबस का भी हिस्सा था। तो अब यहां पर यू कुड हैव मेंशन्ड द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, भारत के अंदर डीपीएसपी आर्टिकल 39A को लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के माध्यम से इनेक्ट किया गया। तो दोस्तों, दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, it was claimed in Constitutional Assembly that the Constitution of India has in fact laid down a very facile procedure for the amendment of the Constitution. Do you think the doctrine of basic structure significantly limits the amending power under Article 368? Again, the question is of amendment. क्वेश्चन आपको एक स्टेटमेंट दे रहा है, वो पूछ रहा है कि भारत के संवैधानिक सभा के अंदर ये एलिगेशन लगाए गए थे कि संविधान के अमेंडमेंट का प्रोसीजर काफी फिसाइल है, काफी शैलो है। मतलब सरकार जो है इस प्रोसीजर का प्रयोग करके बार बार संविधान को अमेंड कर सकती है। नाउ इट इज आस्किंग कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इलेबोरेट की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्या वो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर के ऊपर लिमिटेशन डालती है? बिल्कुल डालती है, बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर स्पष्ट तौर पर कहती है पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ मैनर दैट इट कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो फेडरलिज्म है, चाहे वो रूल ऑफ लॉ है, चाहे वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इसके साथ साथ चाहे वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आर्टिकल 368 के तहत बेसिक स्ट्रक्चर के अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को अमेंड नहीं कर सकती। तो यहां पर यू शुड हैव रिटन yes, the doctrine of basic structure specifically limits the power of the constitution to amend the power of the parliament to amend the constitution because certain principles underlying the constitution, they are so important that they cannot be taken away. केशवानंद भारती जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को ही खत्म कर दो, आप कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल आइडेंटिटी को ही चेंज कर दो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इनैमोरेट किया था, और उसके बाद भी कई जजमेंट्स है, जैसे वमन राव केस, जैसे इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, इन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के ऊपर या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया था। नेक्स्ट, in any democratic society, judicial review of administrative action is the soul of the system. With it, democracy and rule of law cannot be maintained. Explain with example. देखिए, बहुत अच्छा। ये दूसरा क्वेश्चन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आया है। मैंने आपको कल, जब मैं आपको लास्ट मिनट स्ट्रेटजी बता रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो आई टोल्ड यू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अच्छे से तैयार करके जाना। 5 टॉपिक्स हैं, 5 में से 3 या 4 प्रश्न आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आ गया, सी, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। अभी क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। अब दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मैंने आपको कल बताया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग ये क्वेश्चन आएगा। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का स्पष्ट तौर पर मतलब है जब भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई डिसीजन लेती है, so that decision can be challenged in the court of law, generally in the high court by filing a writ petition under article 226. ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए ताकि आर्बिट्रेरीनेस या आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग को कम किया जा सके। अब मैंने क्लास के अंदर अपनी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। आई हैव गिवन मल्टीपल एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, यू आर एन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफिसर और आपके समक्ष 2 लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर ग्रांट ऑफ मोटर व्हीकल परमिट। अब आपने एक का रिजेक्ट कर दिया परमिट, दूसरे का एक्सेप्ट कर लिया विदाउट गिविंग ड्यू रीजंस। नाउ इन दिस केस यू कैन फाइल अ रिट पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट चैलेंजिंग दिस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। अब कौन से ग्राउंड्स? मैंने आपको 4 ग्राउंड्स क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ाए हैं। द ग्राउंड्स वुड बी प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी, इलीगैलिटी, तीसरा प्रोपोर्शनैलिटी और चौथा है इररेशनैलिटी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफिकली लिखना था कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज डू नॉट indulge in arbitrary decision making, because in today's world most of decisions are taken by administrative authorities, because in today's world the challenges of administration are so complex that administrative authorities have been given a lot of power. Generally parliament एक basic framework बनाती है और उसको implement करने का जो अधिकार है वो administrative authorities के पास होता है. So to ensure कि administrative authority arbitrary decision making में involved ना हो, वो फैसले के लेते वक्त nepotism
का प्रयोग ना करें, वो फैसले लेते वक्त आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग ना करें। इसलिए जुडिशियल रिव्यू एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। और आप चारों ग्राउंड्स एक्सप्लेन कर सकते थे कि इन चारों ग्राउंड्स के आधार पर इलीगैलिटी, प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटी, प्रोपोर्शनैलिटी एंड इरेशनैलिटी, वेडनेसबरी प्रिंसिपल्स। Examine the provision under the Indian Constitution that authorize the Parliament to legislate on the subject matter of state list. आई थिंक यूपीएससी आप पर इस बार काफी ज्यादा मेहरबान हो गया लॉ ऑप्शन वालों पर। यह क्वेश्चन जीएस का स्टूडेंट भी अटेम्प्ट कर लेगा। दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग कि पार्लियामेंट के पास किन आर्टिकल्स या किन सर्कमस्टांसेस के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर के ऊपर, या स्टेट लिस्ट में दिए गए किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बनाने की अथॉरिटी मिल जाती है। सीधा सीधा आर्टिकल 249, 250, 251, 252 ये आर्टिकल स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते थे। नेशनल इमरजेंसी के केस के अंदर, स्टेट इमरजेंसी के, स्टेट प्रेसिडेंट रूल के केस के अंदर पार्लियामेंट स्टेट मैटर के ऊपर, स्टेट लिस्ट के अंदर दिए हुए किसी मैटर के ऊपर लॉ बना सकता है। किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए किसी भी मैटर के ऊपर लॉ बना सकता है। इसी के साथ साथ अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स मिलके पार्लियामेंट को ये पावर दे दें कि वो स्टेट सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लिस्ट बना सकता, लॉ बना सकता है, तो पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ। इसके साथ साथ अगर राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे, इवन देन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी टॉपिक इन स्टेट लिस्ट। दोस्तों ये चारों पांचों आर्टिकल्स, आर्टिकल 249, 50, 251, 252 आपको मेंशन करने थे। इट इज सच ए इजी क्वेश्चन। ये आपको अगेन यूपीएससी ने एक लो फुल टॉस दी है। It is significant that the state shall secure the operation of legal system to promote justice on the basis of equal opportunity. Examine the provision under Constitution and Legal Service Authorities Act. दोस्तों again they have asked, मैंने आपको कल ही स्ट्रेटजी वीडियो के अंदर बताया था कि जो टॉपिक है PIL, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट एंड लीगल एड, आई एम एक्सपेक्टिंग यहां से क्वेश्चन आएगा और आ गया स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन। ये इट इज रेफरिंग टू आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड, प्लस इट इज आस्किंग अबाउट लीगल अथॉरिटीज एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। इसके अंदर यू कैन टॉक्ड अबाउट डिफरेंट प्रोविजन रिलेटेड टू लीगल एड। आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज की कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस सेक्शन 12 के अंदर कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं टू टेक फ्री लीगल एड, उनको आप आसानी से मेंशन कर सकते थे। इसके साथ साथ आप लोक अदालत से जुड़े हुए प्रोविजंस को भी मेंशन कर सकते थे। हाउ डज लोक अदालत इंश्योर दैट मैटर्स आर रिजॉल्व्ड आउट ऑफ द कोर्ट? द लोक अदालत इंश्योर कि आउट ऑफ कोर्ट ही मैटर को सेटल कर लिया जाए, कोर्ट के अंदर जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। नेक्स्ट, examine the power of the governor to grant pardons, reprieve, respite, remission of punishment or to suspend, remit or commute. अब this is about article 161, the pardoning power of the governor। यहां पर गवर्नर की पार्डनिंग पावर को पूछा गया है। अब दोस्तों गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, प्रोवाइडेड गवर्नर डेथ पेनल्टी को पार्डन नहीं कर सकता, वन, गवर्नर कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई किसी पनिशमेंट को पार्डन नहीं कर सकता, और गवर्नर हमेशा स्टेट लिस्ट के ऊपर या स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए किसी टॉपिक पर बनाए हुए लॉ के संबंध में ही पार्डनिंग की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। सो इन दिस केस आसानी से यू कुड हैव मेंशन्ड आर्टिकल 161 और आप बता सकते थे कि गवर्नर के पास पावर होती है टू ग्रांट रेमिशन, ग्रांट पार्डन, प्रोवाइडेड कुछ लिमिटेशन होती है। फॉर एग्जांपल गवर्नर डेथ पेनल्टी को पार्डन नहीं कर सकता, वो प्रेसिडेंट ही करेगा। इसके साथ साथ गवर्नर कोर्ट मार्शल द्वारा की गई किसी भी ऑफेंस पनिशमेंट को पार्डन नहीं कर सकता, उसके संबंध में किसी प्रकार की पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो दोस्तों इट वाज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 टू इमरजेंसी प्रोविजन? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए अगेन यहां पर क्वेश्चन, और अपनी इमरजेंसी, जब मैं इमरजेंसी पढ़ा रहा था तो आई हैव टॉट यू दिस आर्टिकल 358 एंड 359 हम सभी जानते हैं। आर्टिकल 358, 359 दे टॉक अबाउट सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। हम सभी जानते हैं आर्टिकल 358 बात करता है आर्टिकल 19 के सस्पेंशन की, और आर्टिकल 359 बात करता है अन्य फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन की, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। अब ये 20 एंड 21 देखिए, पहले दोस्तों 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पहले एक जजमेंट आई थी एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था।
क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर द गवर्नमेंट वेंट फॉर आर्बिट्रेरी रेस्ट। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों का वायलेशन हुआ था बहुत ही बड़े पैमाने में इमरजेंसी में। इसीलिए 1978 के अंदर जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट पास किया और आर्टिकल 358 और 59 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया। कैसे? 44th अमेंडमेंट स्पष्ट तौर पर कहती है कि आर्टिकल 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रपति अगर ऑर्डर पास कर रहे हैं आर्टिकल 359 के अंदर तो भी वो आर्टिकल 20 and 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट वाज इंसर्टेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। आप इसको मेंशन करते। नेक्स्ट, now Lokpal and Lokayut Act have roots in Indian governance culture. Explain how the Lokpal and Lokayut Act 2013 ensures transparency, accountability and public governance both within। अब देखिए लोकपाल लोकायुक्त एक्ट मैंने आपको क्लासेस के अंदर भी बताया, आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पॉलिसी पढ़नी थी लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट की। ये तीसरा क्वेश्चन जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आया है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन दैट हैज कम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली दीज आर एंटी करप्शन एजेंसीज। अब पावर्स जो दी गई है लोकपाल एंड लोकायुक्त को अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत आप उन सभी का एनालिसिस करते। दे हैव द पावर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, दे हैव द पावर टू ऑल्सो टेक पार्ट इन प्रोसिक्यूशन। अब इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन के तहत एंड आपको पता होगा किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर करप्शन के केसेस चार्जेस हैं तो लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल एट द सेंट्रल लेवल, लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस including Prime Minister. So this is how it helps in reducing corruption and maintaining transparency. अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंसर्न होते हैं इसके बारे में, लेकिन मैंने अपनी क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत बार अश्योर किया है इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि देयर विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ और वही हुआ है। हमारे नोट्स को अगर स्टूडेंट पढ़कर गए होते they would have been able to attempt all of the questions related to international law। देखिए सिंपल, आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के बारे में पूछा गया। अगर किसी कंट्री के पास, हम सभी जानते हैं आर्टिकल 51 यूएन चार्टर। अब देखिए आर्टिकल 2 ऑफ यूएन चार्टर वो स्पेसिफिकली कंट्रीज को मना करता है दे कैन नॉट यूज फोर्स अगेंस्ट ईच अदर। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 स्पेसिफिकली कहता है कंट्री दूसरी कंट्री के खिलाफ फोर्स का प्रयोग, बल का प्रयोग नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन के ऊपर फोर्स का प्रयोग नहीं कर सकता, यूक्रेन रशिया के ऊपर फोर्स का प्रयोग नहीं कर सकता, हालांकि दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 51 जो है वो अपने आप में एग्जेम्पशन है, इट इज एन एग्जेम्पशन बाय इटसेल्फ। दैट मींस आर्टिकल 51 एक कंट्री को अधिकार देता है, कि अगर उस कंट्री के ऊपर एक आर्म्ड एग्रेशन हुआ है, अनलॉफुल आर्म्ड एग्रेशन, तो इस केस के अंदर वो कंट्री अग्रेशन को रोकने के लिए बल का प्रयोग कर सकती है। दिस इज कॉल्ड एज राइट टू सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51। अब प्रश्न आता है कि किसी कंट्री के पास क्या एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस की पावर भी है? अब देखिए एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस क्या होता है। जनरली जब कंट्री के ऊपर आक्रमण हो रहा है एंड द कंट्री नोस कि आक्रमण होने वाला है, सो उस आक्रमण को रोकने के लिए यू आर टेकिंग अ प्रिवेंटिव एक्शन, तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी एंड प्रीएम्प्टिव एक्शन। अब प्रश्न यही था कि आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर जो है वो एंटीसिपेटरी एंड प्रीएम्प्टिव यूज ऑफ सेल्फ डिफेंस को प्रयोग करता है। अब इसके अंदर यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स ही आते कि तब जाकर एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस को हम यूएन चार्टर के तो जस्टिफाई कर सकते हैं अगर इफ इट इज यूज्ड विद प्रोपोर्शनैलिटी, एंड अ स्टेट कैन इज एबल टू प्रूव कि इट वाज बीइंग सब्जेक्ट टू आर्म एग्रेशन, कि अगर ये अपना प्रोटेक्शन ना करते तो उसके ऊपर आर्म एग्रेशन हो जाता। सेकेंडली इट मस्ट यूज द फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल। अगर आपके ऊपर लैंड की फोर्सेस अटैक हो रहा है तो आप लैंड फोर्सेस के थ्रू ही आर्म एग्रेशन को रोकने का प्रयास करोगे। अगर कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं देन एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस कैन आल्सो बी जस्टिफाइड अंडर यूएन चार्टर। तो ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना था, बहुत इजी क्वेश्चन है। जनरल असेंबली ऑफ यूएन कैन नॉट बी कॉल्ड वर्ल्ड पार्लियामेंट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकली एनालाइज द लिमिटेशंस ऑन द जनरल असेंबली। वेरी गुड, अपनी क्लास के अंदर मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। जनरल असेंबली की जब हम बात करते हैं तो जनरल असेंबली के अंदर ऑब्वियसली इट इज अ डेलिब्रेटिव बॉडी, also sanctions the budget of the United Nations and all the organs। लेकिन जनरल असेंबली के पास जनरली इट पासिस रेजोल्यूशन, लेकिन वो रेजोल्यूशन जो बाइंडिंग नहीं होते। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन बाइंडिंग होते हैं, नॉट ऑफ जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली इट इज जस्ट अ डेलिब्रेटिव बॉडी। तो ये आप अपने आंसर के अंदर लिखते हैं कि जनरल असेंबली इज जस्ट अ डेलिब्रेटिव बॉडी, it does not have the power to
इन्फोर्स इट्स डेक्लेरेशन। ये डेक्लेरेशन पास कर सकती है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है कि अपनी डेक्लेरेशन को इन्फोर्स करवा सके। इसलिए जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट नहीं कहा जा सकता, बिकॉज अ पार्लियामेंट मीन्स व्हाट, दैट मेक्स अ लॉ एंड लॉज आर बाइंडिंग। तो इसलिए जनरल असेंबली जो भी डेक्लेरेशन पास करती है वो बाइंडिंग नहीं होते। तो जनरल असेंबली बेसिकली इट इज अ डेलिबरेटिव बॉडी। इसके अंदर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज अलग अलग इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, इश्यूज रिलेटेड टू डिफरेंट नेशंस आकर डिस्कशन होती है, डेलिब्रेशन होता है, उसके ऊपर नॉन बाइंडिंग डेक्लेरेशन, रेजोल्यूशन पास होते हैं। लेकिन जनरल असेंबली डज नॉट हैव द पावर टू पास एनी कन्वेंशन, एनी लॉ दैट वुड बी ऑफ बाइंडिंग कैरेक्टर। इसीलिए जनरल असेंबली को किसी भी प्रकार से वर्ल्ड पार्लियामेंट नहीं कहा जा सकता। दिस इज द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ जनरल असेंबली। इसके साथ साथ इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, तो इस केस के अंदर भी जनरल असेंबली कोई खास पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज द बॉडी, इट इज द अप्रोप्रिएट बॉडी दैट विल टेक एनी डिसीजन। डिस्कस द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ स्टेट सक्सेशन। वेरी इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमारे नोट से आया हुआ। डिफरेंट थ्योरी ऑफ स्टेट सक्सेशन। स्टेट सक्सेशन मतलब जब कोई नई स्टेट एग्जिस्टेंस में आती है तो उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या पुरानी स्टेट की तरह ही होती हैं, या फिर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट इज आल्सो डिफरेंट। अब यहां पर वी हैव दिस थ्योरी, वी हैव द कॉन्टिन्यूटी थ्योरी एंड वी हैव द नेगेटिविटी थ्योरी। इसके साथ साथ वी आल्सो हैव द कॉमनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट सक्सेशन। ये सारी मैंने क्लास नोट्स के अंदर दी हुई है। कॉन्टिन्यूटी थ्योरी, वी हैव द नेगेटिविटी थ्योरी एंड वी आल्सो हैव द कॉमनिस्ट थ्योरी। और नेगेटिव थ्योरी के अंदर भी वी हैव द 4 थ्योरीज। फॉर एग्जांपल थ्योरीज ऑफ एब्डिगेशन, फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ एब्डिगेशन। तो ये चारों थ्योरीज आपको लिखनी थी। इसके साथ साथ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट सक्सेशन। अब अगर एक कंट्री एक दूसरी कंट्री को सक्सीड कर रही है, सपोज इट इज द यूनिवर्सल सक्सेशन, तो उस केस के अंदर नई कंट्री के ऊपर क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं। उसके बाद राइट्स आती हैं दैट इट बिकम एंटाइटल्ड टू द स्टेट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री टूट के दो हिस्सों में बिखर गई, तो जो नई कंट्री बनी है और जो नई कंट्रीज बनी है, दे हैव द राइट टू द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मर कंट्री। उनके पास प्रॉपर्टी का अधिकार है। उसके साथ साथ डेट भी ट्रांसफर होगा। लेकिन टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लाइबिलिटीज जो हैं वो जनरली नई कंट्री के ऊपर अप्लाई नहीं होती। सो ऐसे करते करते यू हैव टू मेंशन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द न्यू कंट्री दैट हैज इमर्ज्ड। नेक्स्ट, हाउ डज रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड डिफाइन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वेरी इजी, डायरेक्टली हमारे नोट से आया हुआ है। हम सभी जानते हैं वी हैव रोम स्टैट्यूट दैट एस्टैब्लिश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। रोम स्टैट्यूट क्या करता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को एस्टैब्लिश करता है। इट एस्टैब्लिशेस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। अब दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के अंदर वी ऑल नो इट प्रोसिक्यूट्स 4 टाइप ऑफ ऑफेंसेस। फॉर एग्जांपल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, देन अग्रेशन, देन जेनोसाइड। सो ये सारे ऑफेंसेस को कौन प्रोसिक्यूट करता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। अब क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एक प्रकार का ऑफेंस है जिसके अगेंस्ट अगर किसी कंट्री जो सिग्नेटरी है रोम स्टैट्यूट की, अगर उस कंट्री के किसी व्यक्ति ने अगर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की है या जेनोसाइड की है या फिर अग्रेशन की है, सो इन दैट केस द पर्सन कैन इज लायबल टू प्रोसिक्यूटेड बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। सो दैट्स व्हाई दोस्तों यहां पर स्पेसिफिकली उन्होंने पूछा है कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या चीज होती है। अब क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मींस एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर, एक पॉलिसी लेवल पर एक स्टेट जब एक खास पॉपुलेशन को मर्डर करती है, एक्सपल्शन करती है, फोर्स ट्रांसफर करती है, फोर्स माइग्रेशन करती है, सेक्सुअल ऑफेंसेस, ऑल ऑफ देम आर कंसीडर्ड टू बी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और आपको ये सभी मेंशन करने थे। व्हाट इज कॉन्टिग्यूअस जोन? वेरी इजी, कॉन्टिग्यूअस जोन हम सभी जानते हैं हमारी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स वी हैव टेरिटोरियल वाटर्स एंड उसके 12 नॉटिकल माइल्स वी हैव दिस कॉन्टिग्यूअस जोन। अब कॉन्टिग्यूअस जोन क्या चीज होती है? इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज के अंदर स्पष्ट तौर पर बताया गया व्हाट इज अ कॉन्टिग्यूअस जोन। तो कॉन्टिग्यूअस जोन आपको मेंशन करना था, द ब्रेथ ऑफ कॉन्टिग्यूअस जोन आपको मेंशन करना था। इसके साथ साथ भारत के अंदर जो कॉन्टिग्यूअस जोन की पोजीशन है वो सेम ही है एज यूएन क्लॉज। भारत भी यही मान के चलता है कि भारत की बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर एंड 12 नॉटिकल माइल वी हैव द कॉन्टिग्यूअस जोन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, देयर मे बी वेरियस रीजन। दोस्तों कल ही अपनी वीडियो के अंदर आई वाज सेइंग कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पर वॉर्स हो रही हैं, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं,
एंड इट इज द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रोके और पीसफुल रेजोल्यूशन डिस्प्यूट्स करवाए, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। क्यों? मैंने आपको क्लासेस के अंदर ऑलरेडी बताया है, अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बताया है, बिकॉज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर द स्टेट्स हैव वीटो पावर। जो पावरफुल स्टेट्स है, P5 स्टेट्स हैं, दे हैव द वीटो पावर। इसीलिए एंड सेकेंडली देयर इज नो रिफॉर्म ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। हम सभी जानते हैं आर्टिकल 27 के अंदर अगर सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करना है तो पांचों परमानेंट मेंबर्स की परमिशन, कंसेंट चाहिए। अब वो जब पांचों मेंबर्स कंसेंट नहीं देंगे तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म नहीं हो पाएगा, एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। जब एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली जो दुनिया के अंदर इमर्जिंग पावर्स है, फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल जर्मनी, जापान, ब्राजील, they have no representation. United Nations Security Council के अंदर we have seen that there is over representation of Europe. दो कंट्रीज हैं, यूके, फ्रांस, देन यू हैव, एंड अगर हम रशिया को भी इंक्लूड कर लें बिकॉज इट पार्टली फॉल्स इन यूरोप, तो तीन कंट्रीज तो एक ही कॉन्टिनेंट से आ रही है, यूरोप से, एशिया से सिर्फ एक, और अमेरिका से, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से एक। तो दैट्स वाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म बहुत जरूरी है, जिसके अंदर इट इज इंपॉर्टेंट। मैंने क्लास के अंदर बताया था कि पहली बात तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हो, कंसेंसस डेवलप हो, स्पेशली अमंग द P4 कंट्रीज, जर्मनी, ब्राजील, इंडिया, जापान, उनकी एफर्ट से एक्सपेंशन हो। इन चारों कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाए, प्लस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डिसीजन मेकिंग, जो नॉन प्रोसीजरल डिसीजन मेकिंग है, उसको चेंज किया जाए, वीटो पावर को कम किया जाए। देखिए अब जैसे जनरल असेंबली 2/3 मेजोरिटी से डिसीजन लेती है, व्हाई कांट सिक्योरिटी काउंसिल नॉट टेक डिसीजन बाय 2/3 मेजोरिटी? क्यों सिक्योरिटी काउंसिल को वीटो पावर देना है हर मेंबर्स को? सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कुड हैव इजीली मेंशन्ड इन योर एग्जामिनेशन। मैंने अपनी क्लासेस के अंदर पॉइंट्स बताए हैं। तो सी देयर मे बी वेरियस रीजन फॉर द फेलियर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर। अब यहां पर आप इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है that it has to maintain peace within, it is a specific body that has been given the mandate to establish peace. One of the main reason is its composition and imbalanced power dynamics. Again यही पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल इसलिए फंक्शन नहीं कर पा रही। अब एग्जांपल्स दे सकते थे आप कि 1945 यूएन के एस्टैब्लिशमेंट के बाद बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं जहां पर सिक्योरिटी काउंसिल वाज नॉट एट ऑल एबल टू टेक एनी डिसीजन। हम वियतनाम वॉर को देख लें, हम रवांडा के अंदर जेनोसाइड को देख लें, हम अफ्रीका के अंदर जेनोसाइड्स को देख लें, हम इजराइल और अरब वॉर्स को देख लें, मल्टीपल वॉर्स को, तो सिक्योरिटी काउंसिल वाज नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। आप एग्जांपल दे सकते थे एंड देन यू कुड हैव रिटन डाउन द रीजन इज ऑब्वियसली इट्स कॉम्पोजिशन बहुत नैरो है और कंट्री अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वीटो पावर का यूज करती हैं। सेकेंडली अब इसके अंदर क्या हो सकता है, रिफॉर्म्स कैसे आ सकते हैं? वन, the emerging countries, for example P4 countries, India, Germany, Japan and Brazil, they shall go for expansion, they shall advocate expansion. Secondly, the decision making of the Security Council shall change. The non procedural matters हैं उनको rather than unanimous decision making, make it by 2/3 majority. Next, what is innocent passage on law of sea? Examine the Indian position on this matter. Very good. आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 ऑफ द यूएन क्लॉज सीधा पूछा हुआ है। मैंने कल अपनी वीडियो डिस्कशन के अंदर स्ट्रेटजी सेशन में मैंने बताया था कि यूएन क्लॉज के अंदर क्वेश्चन आ सकता है एंड दे हैव आस्क्ड इट स्पेसिफिकली। दे हैव आस्क्ड इनोसेंट पैसेज ऑन लॉ ऑफ सी क्या होता है। हम सभी जानते हैं इनोसेंट पैसेज का मतलब होता है जब कोई कंट्री किसी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर से, जब कोई कंट्री की शिप किसी दूसरी कंट्री कोस्टल स्टेट के टेरिटोरियल वाटर से पास करती है विदाउट स्टॉपिंग के बिना, और अगर सबमरीन्स भी जा रही होती है तो सबमरीन्स हैव टू सेल ऑन द सरफेस एंड अ कंट्री कैन नॉट टेक एंड द नेवल शिप कैन नॉट टेक एनी एक्शन दैट कैन थ्रेटन द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कोस्टल स्टेट। तो दिस इज कॉल्ड एज इनोसेंट पैसेज ऑन द लॉ ऑफ सीज। कि अगर एक कंट्री की नेवल शिप दूसरी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर से जा रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू गो अनहिंडर्ड, वो बिना रुके जाएगी। वो रुक सकती है ओनली इन द केस ऑफ डिस्ट्रेस, वो हार्बर कर सकती है ओनली इन द केस ऑफ डिस्ट्रेस। दूसरा, अगर सबमरीन्स जा रही हैं तो सबमरीन सरफेस पे जाएंगी। थर्डली, कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करके आप नहीं जा सकते। चौथा, अगर कोई भी एक नेवल शिप जा रही है किसी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर से तो इट हैज टू इंश्योर कि वो दूसरी कंट्री की पीस एंड सेफ्टी को डिस्ट्रॉय ना करे। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पाइंग नहीं कर सकते, आप रेडियो एक्टिव मटेरियल डंप नहीं कर सकते, आप जो है वो वेपन्स को किसी प्रकार से यूज नहीं कर सकते। सो दीज आर ऑल इनोसेंट पैसेजेस।
एग्जामिन द प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन ऑफ टेरिटोरियल सोवरेनिटी बाय न्यूली इमर्ज स्टेट, वेरी गुड। अब इन्होंने प्रिंसिपल्स पूछे हैं कि जो एक नई स्टेट इमर्ज होती है, नई स्टेट बनती है, फॉर एग्जांपल 1971 में बांग्लादेश नई स्टेट बनी, वो किस प्रकार से सोवरेनिटी को एक्वायर कर सकती है, किस प्रकार से टेरिटोरियल सोवरेनिटी को एक्वायर कर सकती है। तो हमारे पास कई सारी थ्योरीज हैं। वी हैव एक्रीशन थ्योरी, वी हैव एक्रीशन थ्योरी, वी हैव प्रिस्क्रिप्शन थ्योरी, वी हैव एक्रीशन, वी हैव एक्वीशन। एक्रीशन एंड एक्विजिशन दोनों अलग है, एक्विजिशन अलग है, एक्रीशन अलग है, प्रिस्क्रिप्शन अलग है। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अ कंट्री कैन एक्वायर सोवरेनिटी। Examine the definition and meaning of nationality and statelessness and modes of acquisition of nationality. Very good. Nationality, a link between a person and its state, a link between a person and its state, and modes, किन किन मोड्स के थ्रू नेशनलिटी को एक्वायर किया जा सकता है? बर्थ के थ्रू, नेचुरलाइजेशन के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ये सब मेथड्स हैं थ्रू विच अ पर्सन कैन बिकम अ नेशनल ऑफ अ पर्सन पर्टिकुलर स्टेट। इजी क्वेश्चन है, आपके नोट से ही पूरा हो जाता है। Discuss the right of state parties to formulate reservation to a treaty under Vienna Convention. Very good. Now, मैंने आपको कल फिर बताया था Vienna Convention on Law of Treaties 1969. This is an important topic. और उसी से क्वेश्चन आया, रिजर्वेशन क्या चीज होती है, रिजर्वेशन के इफेक्ट क्या होते हैं। अब सभी जानते हैं वीना कन्वेंशन हर कंट्री को ये अथॉरिटी देती है दैट व्हाइल साइनिंग अ पर्टिकुलर कन्वेंशन और ट्रीटी इट कैन मेक रिजर्वेशन, दैट मींस सर्टेन प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई ऑन इट। और अगर बाकी कंट्रीज रिजर्वेशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं, सो नाउ द ट्रीटी विल स्टैंड मॉडिफाइड, ट्रीटी विल स्टैंड मॉडिफाइड। तो ये चीज मैंने अपनी क्लास के अंदर डिस्कस की हुई है, इजी क्वेश्चन था, यू जस्ट हैव टू रीड सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ द वीना कन्वेंशन। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन and national treatment in international trade law. It is permissible for a WTO member state to impose different rates of reciprocal tariff on other member of state of WTO. Can a member state affected by the higher tariff file a complaint with the dispute settlement? Very good. अब इसके अंदर दो तीन क्वेश्चन उन्होंने मिलाकर पूछ लिए हैं। पहली चीज दे हैव आस्क्ड अबाउट द MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड नेशनल ट्रीटमेंट ऑफ गैट। अब गैट प्लस WTO के अंदर गैट का तो पहला आर्टिकल ही बात करता है MFN की, मोस्ट फेवर्ड ट्रीटमेंट, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मतलब अगर एक कंट्री एक प्रकार के टैरिफ्स इंपोज कर रही है या एक प्रकार की ट्रेड पॉलिसी इंपोज कर रही है अपने एक मेंबर स्टेट के खिलाफ, तो ऑब्वियसली इट हैज टू एक्सटेंड दीज बेनिफिट्स एंड द पॉलिसी टू अदर स्टेट्स। इसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन। नेशनल ट्रीटमेंट मतलब अगर एक गुड जो आपने इंपोर्ट किया है एक बार वो आपकी बाउंड्री के अंदर आ गया, इट शैल बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज योर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो ये दो प्रिंसिपल्स काफी इजी हैं, गैट के ही प्रिंसिपल्स हैं, हमारी क्लास नोट्स के अंदर ही मिल जाएंगे आपको। इज इट परमिसिबल फॉर अब देखिए लास्ट में उन्होंने क्या पूछा है, कैन अ मेंबर स्टेट अफेक्टेड बाय हायर टैरिफ्स फाइल अ कंप्लेंट विद द DSB डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। बहुत अच्छे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि WTO के चार्टर के अंदर यू हैव समथिंग कॉल्ड एज डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। और एक कंट्री जो किसी दूसरी कंट्री के ट्रेड पॉलिसी से नाखुश है, इट कैन फाइल अ कंप्लेंट इन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। पहले कोशिश की जाएगी दोनों के बीच में कंसिलिएशन नेगोशिएशन हो जाए, अगर नहीं होती देन द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी कैन टेक अप द मैटर। Critically examine the international law relating to development and use of nuclear weapons with a special focus on treaty on prohibition of nuclear weapons. अब दोस्तों हमारे पास एक और टॉपिक है लीगैलिटी ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंटरनेशनल लॉ। अब यहां पर जनरली ICJ का ओपिनियन ऑन लीगैलिटी ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन प्लस इसके साथ साथ अगर आप इस एग्जाम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते तो आप पहले पैराग्राफ के अंदर यू कुड हैव यूज्ड the ICJ opinion on legality of use of nuclear weapon. Secondly, prohibition, treaty on prohibition of nuclear weapons. तो यहां पर आप ICJ opinion plus NPT को भी डाल सकते थे, CTBT के कुछ प्रोविजन को डाल सकते थे, सिर्फ प्रिंसिपल्स, एंड लास्ट में यू कुड हैव मेंशन्ड द प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी 2017। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ, ये देखो ये मैंने कल ही कहा था, आई एम एक्सपेक्टिंग कि असाइलम का क्वेश्चन आएगा। दो प्रकार के असाइलम होते हैं, टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, दोनों के बीच में डिफरेंसेस पूछे गए हैं। देखिए वेरी इजी, टेरिटोरियल असाइलम एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। जब एक कंट्री अपनी ही टेरिटरी के ऊपर एक रेफ्यूजी को सरेंडर या शरण देती है तो इट इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल। जब एक कंट्री अपनी टेरिटरी के बाहर जाकर किसी रेफ्यूजी को शरण देती है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। फॉर एग्जांपल अपनी एम्बेसी में किसी रेफ्यूजी को या किसी पॉलिटिकल ऑफेंडर को एक प्रकार का रेफ्यूज दे दिया, असाइलम दे दिया। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, इसके अंदर आप असाइलम केस पेरू वर्सेस कोलंबिया, my attempt is in 2029, I am in second year of BL, paper seems very simple,
and to the point. Yes, beta, I am agreeing. This year, believe me, nearly all the questions these were such questions that could have been attempted by a law student who has prepared all the topics. यहां तक कि I can proudly claim कि जिस स्टूडेंट ने मेरे नोट्स भी पढ़े होते, क्लास नोट्स, he could have easily attempted all of them. पेपर वन, बिलीव मी, इट इज सो इजी. कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चंस एंड इंटरनेशनल लॉ क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि इस बार यूपीएससी लॉ ऑप्शन वालों पे मेहरबान हो गई है. एंड आई वाज ऑलवेज हैविंग दिस कंप्लेंट विद यूपीएससी कि आपने दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो बहुत मुश्किल किया, बहुत इजी किया हुआ है, एंड लॉ ऑप्शनल का सिलेबस कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है. बट राइट नाउ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, बिलीव मी, यू विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर 300 के आसपास भी, 300 के आसपास या 310 के आसपास भी लोग या लॉ ऑप्शन के स्टूडेंट्स स्कोर कर जाए. एंड दिस पेपर वाज रियली इजी. सी, सीधा क्वेश्चन है, द डिफरेंसेस बिटवीन टू टाइप ऑफ असाइलम, टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल. यहां पर आप असाइलम केस पेरू वर्सेस कोलंबिया डाल सकते थे. The simplest and most utilized mode of settlement of international dispute is negotiations, which does not involve a third party, unlike mediation. Discuss which of these modes is best suited for settlement of disputes. Again, methods of dispute resolution under international law: arbitration, negotiation, conciliation, mediation, good offices. यहां पर एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड बोथ ऑफ दिस प्रिंसिपल्स. नेगोशिएशन और मेडिएशन आप दोनों को एक्सप्लेन कर सकते थे. सो द आंसर कुड हैव बीन वंडरफुल इफ यू वुड एक्सप्लेन दोनों का बेनिफिट क्या होता है. नेगोशिएशन का बेनिफिट यही होता है कि यू डू नॉट रिक्वायर अ थर्ड पार्टी. लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होता है कि कई बार पार्टीज गॉट स्टक इन इम्पेस, वो इम्पेस में स्टैंड स्टिल में आ जाती हैं. मेडिएशन का बेनिफिट ये होता है कि द पार्टीज ऑब्वियसली they can take the help of a neutral third party. So you could have discussed the benefits and drawbacks of both of these methods. So student, this was paper 1. I would rather say कि paper 1 was easy. अगर आपने बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स को भी रेफर किया होता, you would have been able to attempt nearly all of these questions. I'm not saying कि attempt only 3 questions. आप ये attempt only 5 questions. आप 8 के 8 का attempt कर सकते थे. Paper was so easy. So just we'll take a break and then we'll start with the discussion of paper 2. अभी मैंने paper 1 discuss किया है. Now we'll start with the discussion of paper 2.
तो स्टूडेंट्स, हमने पेपर 1 का डिस्कशन कर लिया इन अ ब्रीफ मैनर, एंड दिस डिस्कशन विल बी डन बाय मी इन अ डिटेल मैनर टुमारो। तो हम कल शाम 6 बजे स्टडी IQ चैनल पर पेपर 1 का डिस्कशन करेंगे इन अ डिटेल मैनर, और पेपर 2 का डिस्कशन किया जाएगा परसों, दैट इज 2 सितंबर। तो स्टूडेंट्स, जैसे आज के अंदर वी हैव टेकन द फर्स्ट इंप्रेशन इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, सो यू प्लीज स्टे कनेक्टेड विद स्टडी IQ tomorrow on 1st and 2nd of September so that we can discuss the paper in quite detail। हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक्स को पेपर 2 के अंदर, पेपर 1 के अंदर हाईलाइट किया गया। आज वी हैव जस्ट डिस्कस दिस पेपर इन अ ब्रीफ मैनर so as to give you an insights on the difficulty level of the paper, and we have seen the difficulty level of the paper was quite moderate। पेपर की डिफिकल्टी लेवल काफी मॉडरेट थी। आपको मैंने बताया कि क्वेश्चंस डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक से आए हुए हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स या फिर हमारे स्टडी IQ लॉ प्रोग्राम के नोट्स को ही रेफर किया होता, यू वुड हैव बीन एबल टू अटेम्प्ट नियरली ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी, कल शाम 6 बजे ऑन स्टडी IQ ऑप्शनल चैनल विल गो फॉर द डिस्कशन ऑन paper 1, and a day after tomorrow, that is 2nd of September, we'll go on a discussion of paper 2। तो दोस्तों, me see you tomorrow, and if you have any doubts regarding the question, कल के डिस्कशन के अंदर you can also take doubts, I'll be ready to take doubts, I'll be presenting you an opportunity जहां पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो। अगर आपको बुक लिस्ट, सिलेबस, कंटेंट, क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं, सो इन टुमारोज एंड अ डे आफ्टर टुमारोज क्लास, दैट इज 1st and 2nd of September, you can ask any of the doubts even regarding preparation with respect to law optional। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन को यही वाइंड अप करते हैं, एंड कल और परसों हम पेपर 1 और पेपर 2 रिस्पेक्टिवली डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे।